बात करने के लिए 2019 में नेगेटिविटी की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन 2018 की जो नेगेटिव न्यूज है उसी से शुरुआत करूंगी। चुनावी हार के बाद आपकी पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है कि 2019 के चुनाव जीत पाएंगे आप? आप सबका बहुत बहुत नमस्कार और दर्शकों को भी मेरी तरफ से 2019 की शुभकामनाएं। नववर्ष प्रारंभ हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि देशवासी अपने सपने पूरे करने के लिए और अधिक उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ें। और ये एनआई को भी मैं चाहूँगा अनेक अनेक शुभकामनाएं कि आपकी भी प्रगति हो, आपका भी विस्तार हो। जहाँ तक 2018 का सवाल है, मेरी दृष्टि से बहुत ही सफल वर्ष रहा है। चुनाव देश की अनेक पहलुओं में से एक छोटा सा पहलू होता है, बाकी बहुत सारे होते हैं। अगर आज हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपये तक इलाज की सुविधा सरकार देती है, वो आयुष्मान भारत योजना अभी तो 100 दिन नहीं हुए, करीब 6-7 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया है। इतनी बड़ी मात्रा में लोग अपनी 3-3, 4-4 साल से बीमारी झेल रहे हो और आज अगर उसको मुक्ति मिलती हो तो मैं उसे कैसे असफल मान सकता हूँ। मेरे लिए तो सबसे बड़ा संतोष का विषय है। दुनिया आज क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती हो और भारत को कभी उसमें दोषी माना जाता हो। दुनिया में पर्यावरण खराब करने वाले देशों में हमारी गिनती होती हो, उस देश को 2018 में यूनाइटेड नेशंस अगर चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड दे करके एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन का लीडर के रूप में देखे तो इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। हमारा देश आज़ाद हुआ इतने साल हुए, 18,000 गांव ऐसे थे जब मैं आया, बिजली नहीं थी। इसी 2018 में सभी गांवों में बिजली पहुंचने का काम पूरा हुआ। ये सफलता नहीं है तो और क्या है। स्पोर्ट्स का क्षेत्र देखिए, 2018 में जो स्पोर्ट्स हुए, इन स्पोर्ट्स में भारत के बच्चों ने बहुत कमाल किया है। नंबर ऑफ मेडल्स भी ज़्यादा आए हैं और टियर 2, टियर 3 सिटी, इवन गांव के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पैरा एथलेट्स के में भी भारत के बच्चों ने बहुत बड़ी कमाल करके दिखाई है। यानी एक प्रकार से खेलकूद लो। अब 104 सैटेलाइट का आसमान में जाना रिकॉर्ड होता है। वैज्ञानिकों का आप देखिए, बम्पर क्रॉप 2018 में बम्पर क्रॉप हुआ है, ये भी अपने आप में। यानी कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, भारत अनेक प्रगति की ऊंचाइयों को पार करता चला गया है, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ता गया है। और इस अर्थ में मैं देखूं तो 2018 का सवाल भारत के लिए बहुत ही उज्जवल समय रहा है। वो तो मैं मानती हूँ, लेकिन मैं चुनावी असफलता के बारे में कह रही थी। चुनाव को लेकर 5 राज्यों में चुनाव हारी है बीजेपी और आप प्रधानमंत्री हैं बीजेपी सरकार की, एनडीए सरकार की, तो क्या आप इसे एक हार नहीं मानते, इसे असफलता नहीं मानते? पहली बात है, तेलंगाना और मिजोरम, वहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आएगी ऐसी बात न कोई सोचता था, न कोई कहता था, न बीजेपी कहती थी। जिन 3 राज्यों की आप चर्चा कर रही हैं, छत्तीसगढ़ में साफ साफ नतीजा आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पराजय हुआ, लेकिन 2 राज्यों में हंग असेंबली बनी है। दूसरी बात है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के हमारे लोग मैदान में थे और स्वाभाविक है कि हमें जो कुछ भी कमी हुई है उसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं और योजना भी कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ पिछले दिनों हरियाणा में स्थानीय स्वराज के चुनाव हुए,
सारे चुनाव हम जीत गए। त्रिपुरा के अंदर 90-95% विक्ट्री हमारी हुई। जम्मू कश्मीर में 74% पोलिंग हो और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग चुनाव जीत करके आ जाएं। सभी पंचायतों में 30-35 हज़ार लोग विजयी होकर के आए। जीत और हार यही एक मानदंड नहीं होता है। आप वोट शेयर और सीट के बारे में कह रहे थे। जहां जहां आपने कैंपेनिंग की इन इलेक्शंस में, वहां पर वोट शेयर जो है सीटों में तब्दील नहीं हुई और कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ और मीडिया कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे मोदी वेव या मोदी मैजिक कम हो गया है या फिर नहीं के बराबर है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले इस बात को कहने वाले मित्रों का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जब वो ये कहते हैं तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि मोदी मैजिक नाम की कोई चीज़ है, मोदी लहर है, इस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी देखिए, आप 2013-14 के कालखंड के अखबार निकाल दीजिए, टीवी डिबेट निकाल दीजिए, एक सेट ऑफ पर्सन्स है, कुछ निश्चित लोग हैं जो 2013-14 में भी बोलते थे कि लहर नहीं है, मोदी जीत नहीं सकते, मोदी आकर के कुछ नहीं कर सकते, मोदी, सारे उनके यही वही सेट ऑफ पर्सन्स, एक दो कम हुए हो, एक दो ज़्यादा हुए हो, अलग बात है, लेकिन मेन धारा वही है। अब उनकी जिम्मेवारी है कि जिनके लिए वो काम करते हैं उनके लिए उनको कुछ ना कुछ तो नैरेटिव सेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। और इसलिए इस बात की मुझे खुशी है कि उनको इतना स्वीकार करना पड़ा है कि मोदी लहर नाम की कोई बात है, मोदी मैजिक नाम की कोई बात है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं समझता हूँ कि लहर सिर्फ और सिर्फ जनता की आशा आकांक्षाओं की होती है। लहर सिर्फ जनता को हमारी आशा आकांक्षाएं कौन पूरी कर पाएगा उस विश्वास की होती है। और आज हिंदुस्तान में विश्वास पनपा है। आज हिंदुस्तान में युवा पीढ़ी के एस्पिरेशंस बढ़े हैं। तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास का वातावरण पैदा कर रहे हैं। पर ऑपोजिशन पार्टीज ये मान के चल रही है कि अगर मोदी वेव नहीं है या मोदी मैजिक कम हो गया है तो बीजेपी को 180 से कम मिलेगा। और 180 एक क्लब 180 ग्रुप है, तो वो एक एंटी मोदी या नॉन मोदी फैक्टर को लेकर चल रहे हैं। क्या ये हो सकता है? आप ये पिक्चर कर सकते हैं कि 2019 के चुनाव में एक 180 से कम आ सकते हैं बीजेपी के? पहली बात है कि अगर वो इस प्रकार के हिसाब किताब नहीं लगाएंगे और ऐसी बातें नहीं फैलाएंगे तो उनके गठबंधन में लोग कैसे जुड़ेंगे? उनको अपने गठबंधन में लोगों को जोड़ने के लिए कुछ न कुछ तो बड़ी बड़ी बातें दिखानी पड़ेगी। और ये अपनी परिस्थितियां बचाने के लिए ये बातें बनाई जा रही है। कोई साइंटिफिक चीज़ है कि ये इतनी सीटें, इतना क्लब, इतना क्लब ना, ये तो एक लिमिटेड, मैंने जो वर्क कहा जो 2013-14 में भी यही लॉजिक था। उस समय भी 200 से कम वाली क्लब की चर्चा इसी टोली ने की थी। और ये सेट ऑफ पर्सन जो मैं कह रहा हूं उसको आप भली भांति जानते हैं कौन है। तो ये उनके लिए उनके नैरेटिव चलता रहता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम हमारे देश के सामान्य मानवी की समझदारी पर अविश्वास न करें। मैं सभी पॉलिटिकल पंडितों को ये कहता रहा हूं कि हम सामान्य मानवी की समझदारी पर भरोसा करें। आखिर हिंदुस्तान का सामान्य मानवी को इस सरकार का ऐसा क्या अनुभव हुआ है कि जिसके कारण 2019 में इस सरकार से वो दूर जाने की कोशिश करेगा? 5 साल पहले के अखबार देख लीजिए। और मैं तो आपसे कहूँगा, मैं भी आपको भेजूंगा कि 2013-14 की हेडलाइन क्या हुआ करती थी और आज हेडलाइन क्या होती है। तो सामान्य मानवी इन सारी बातों को समझता है और मेरा देश की जनता जनार्दन पर भरोसा है, मेरा देश के युवाओं पर भरोसा है। अगर आप, ठीक है, अगर उनके नैरेटिव पे ना जाएं, अगर आपके नैरेटिव पे जाएं, तो आप 2013 से आप
आपके नैरेटिव में कांग्रेस मुक्त भारत कई बार आ चुका है, लेकिन जिस तरह नतीजे आ रहे हैं, सामान्य जो नागरिक है वो कांग्रेस को एक विकल्प, एक ऑप्शन मान रहा है। इसीलिए तो हिंदी हार्टलैंड में जहां आपकी इतनी जड़ स्ट्रांग थी, अब वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई है, तो कांग्रेस मुक्त भारत का जो गोल था आपका, वो तो साकार नहीं हो पा रहा। मैंने इसकी बहुत बड़ी व्याख्या विस्तार से की है, पहले भी की है, आज कर रहा हूं ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस एक सोच है, कांग्रेस एक कल्चर है। इतने सालों तक मुख्य धारा में वो कल्चर रहा और उसके कारण कम अधिक मात्रा में हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन का वो कल्चर बन गया, सभी दिलों में कुछ न कुछ रूप से पहुंच गया। और वो कल्चर क्या? जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, अनडेमोक्रेटिक, करप्शन, भाई भतीजावाद, इसके आसपास से राजनीतिक कल्चर, यानी कांग्रेस इसको प्रमुखतया प्रतिनिधित्व करती है। मैं जब कांग्रेस मुक्त कहता हूं तब मैं इस प्रकार की सोच के खिलाफ, इस प्रकार के कल्चर के खिलाफ देश को मुक्त कराना चाहिए। और मैंने यहां तक कहा है कि कांग्रेस को भी कांग्रेस कल्चर से मुक्त होना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट रहे या न रहे ये चर्चा का विषय नहीं, तो और मैं तो मानता हूं कि लोकतंत्र में मजबूत विरोधी दल होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज देश को एक बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है कि कांग्रेस उस काम को करने में भी विफल गई है। 2017 तक शायद मोदी अमित शाह फैक्टर को एक कहा जाता था कि यू कैन नॉट बीट दिस कॉम्बिनेशन, लेकिन अब ऐसे लगता है जैसे कि ये जो एक लीडरशिप है इसको अब जिम्मेदारी लेनी होगी कि इट्स दैट मैजिक इज नॉट देयर, यू आर लूजिंग इलेक्शन, यू आर लूजिंग। तो फिर अगर नैरेटिव आपका अगर इतना सफल है तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है कि इलेक्शन हार रहे हैं? तो लीडरशिप को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए? पहली बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कारण चलती है, तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी को न जानते हैं न समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ा संगठन है। पोलिंग बूथ की मजबूती पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसके लिए हमारा कार्यकर्ता 365 दिन लगा रहता है। और इसलिए एक या दो लोग ही भारतीय जनता पार्टी चलाते हैं। ये उन लोगों की सोच है जो भारतीय जनता पार्टी को जानते नहीं है। एक लोकतांत्रिक संगठन है, हर स्तर पर कार्यकर्ताओं का नेतृत्व है, उस नेतृत्व के बलबूते पर समाज का विश्वास पैदा हुआ है। उसी की क्यूमुलेटिव इफेक्ट होती है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के जन विश्वास को जीतते हुए प्रगति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस गति से प्रगति की है उसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। और बार बार ये कहना है कि बीजेपी हारती चली जा रही है, इससे हार तय नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने अभी गिनाया आपको, आसाम हो, हरियाणा हो, त्रिपुरा हो, तो मोरल डाउन नहीं है पार्टी में? मोरल डाउन होने का कोई ऐसा कारण ही नहीं है। एक आत्मविश्वास है, पूरे आत्मविश्वास के साथ मेरी पार्टी आगे बढ़ रही है। और 2019 में भी देश की जनता पर जिसका भरोसा है वो हम लोग हैं। जनता के भरोसे पर समर्पित है हम लोग हैं, और जनता के साथ जुड़े हुए कोई लोग हैं तो हम लोग हैं। 2018 में ये जो चुनाव हुए, बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं दैट द रीजन फॉर द लॉस वाज एक तो नोटबंदी और फिर जीएसटी के पुअर इंप्लीमेंटेशन। अगर आप पीछे देखें तो क्या नोटबंदी की जरूरत थी? उसके ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो आप देखिए, हमारे देश में बार बार खबरें आती थी काला धन, और कोई इस बात से इनकार नहीं करता है कि देश में पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। उद्योगपतियों के घर से, व्यापारियों के घर से, बाबुओं के घर से बिस्तर के नीचे से नोटें मिलती थी, बोरे भर भर के पड़ी हुई नोटें मिलती थी। ये सारी चीज़ें
इस बात का द्योतक है कि हमारे देश में फॉर्मल इकोनॉमी की बहुत अनिवार्यता थी। ये पैरेलल जो इकोनॉमी थी, इसने देश को एक प्रकार से भीतर से खोखला कर दिया था। नोटबंदी ने सबसे बड़ा काम किया है और जो आने वाले दिनों में देश को बहुत ही मजबूती, आर्थिक रूप से मजबूती देने वाला है, और वो है ये जो बोरे भर भर करके नोटें पड़ी रहती थी, वो बैंकिंग व्यवस्था में आई है। दूसरा, आज आप नई पीढ़ी से बात करो, वो कहते भाई हमारे माँ बाप को जो करना पड़ा, उस जमाने में शायद टैक्स रिजीम ऐसी थे, अब हम ईमानदारी से करना चाहते। एक ईमानदारी का माहौल बना है। दूसरा, आप पहले की तुलना में टैक्स नेट में जो संख्या थी वो बढ़ी है, इसको क्या कहेंगे? इसकी सफलता कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आज लोगों को बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से खुला काम करने का इच्छा जग रही है, इसको हम अच्छा मानेंगे कि नहीं मानेंगे? दूसरा, हमारे देश में करेंसी जीडीपी की तुलना में कम होती जा रही है, ये अपने आप में एक शुभ संकेत है। अदरवाइज जिस रूप से पहले चल रहा था उसी कम से चलता तो आज शायद हम इतनी बड़ी मात्रा में नोटों के ढेर होते हमारे देश में, शायद चीजें चलाना मुश्किल हो जाता। पर ऐसे झटका देने की जरूरत थी क्या? बात है, ये झटका नहीं है जी। 1 साल पहले हमने देश को कहा था कि ये एक व्यवस्था है, अगर आपके पास इस प्रकार का धन है तो आप जमा कराइए और उसमें से आपको इतना इतना दंड देना पड़ेगा, आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन पहले की सरकारों की तरह उन्होंने सोचा मोदी भी ऐसा ही है, तो बहुत कम लोग आगे आए। ठीक है, अच्छी मात्रा में आए थे, फिर भी पहले की तुलना में ज़्यादा आए थे, फिर भी जो स्थिति थी उसकी तुलना में कम था। उसके बाद मैंने एक बार मीडिया के माध्यम से कहा था कि ये इसका फ़ायदा उठाइए, पार्लियामेंट में भी कहा था, अगर हम इसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो परिस्थितियां ठीक करने के लिए हमको कोई कदम उठाने पड़ेंगे। ये रातों रात नहीं हुआ है जी, 1 साल भर ये प्रक्रिया चली है, बार बार कहा गया है, उसके बाद ये करना पड़ा है, और ये देश के स्वास्थ्य के लिए ये करना जरूरी था, आर्थिक स्वास्थ्य के लिए करना जरूरी था। जहाँ तक आर्थिक विकास का सवाल है, अब कोई भी व्यवस्था बदलते हैं तो इवन रेल भी जब पटरी बदलती है तो स्पीड थोड़ी कम होती है, हम इसका बात का इनकार नहीं करते हैं। इवन मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, वह फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे हमारे देश में, आपको मालूम है जीडीपी कितना गिर गया था, ग्रोथ कितना गिर गया था, करीब करीब 2% के भी नीचे आ गया था, क्योंकि एक बदलाव आया था। तो बदलाव के कारण, लेकिन बाद में स्थिति संभलती चली गई। आज हम भी, हमारे जो ग्रोथ रेट था वो पूरी तरह पहुंच गए हैं, लेकिन एक सफाई की जरूरत थी, उसको हमने सफलतापूर्वक किया है, और अब एक मानसिक अवस्था भी बनी है देश की इस तरफ जाने की। सर, आपने ब्लैक मनी की बात की, पैरेलल इकोनॉमी की बात की, तो क्या इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जिनको आपने कहा था कि आप उनको भारत वापस ले आएंगे, वो अभी भी मेहुल चोकसी हो जाए, नीरव मोदी हो जाए, विजय मल्ल्या, अभी भी वो बाहर हैं? वो जो ऑब्जेक्टिव्स थे पैरेलल इकोनॉमी बंद करने की और इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को वापस लाने की, वो ऑब्जेक्टिव्स अभी खत्म नहीं हो पाए। यू हैव नॉट बीन एबल टू मीट देम। आखिर भागना क्यों पड़ा? अगर पहले जैसी सरकार होती, यही दोस्ताना चलता, लूटना है लूटते चले, देना है देता चले, खाना है खाता चले, तो फिर उनको भागना भी नहीं पड़ता। इन लोगों को भागना इसलिए पड़ रहा है कि यहाँ पर उनको कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा, पाई पाई चुकता करनी पड़ेगी, और इसलिए भागे हैं। जो भागे हैं उनको लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीति नियम होते हैं, उसका पूरा पूरा उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया है। इतना ही नहीं, विदेशों में उनकी संपत्ति है तो उसको भी जब्त करने का कानून बनाया है। इसलिए सरकार के हाथ में जितने विषय हैं उनका पूरी तरह हम उपयोग कर रहे हैं, और मैं विश्वस्त हूं कि पहले इस देश से भागे हुए कोई वापस नहीं आए। इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। डिप्लोमेटिक चैनल से भी प्रयास हो रहा है, कानूनी तरीके से भी प्रयत्न हो रहा है,
कानून बना करके संपत्ति जब्त करने की दिशा में भी प्रयास हो रहा है, और हम हिंदुस्तान का पाई पाई जो चुराने वाले लोग हैं, हम पाई पाई वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा, कभी अंतर्राष्ट्रीय फोरम में मैं नया था, मैं G20 में गया था, पहली मेरी G20 समिट थी। उस G20 समिट में मैंने काले धन और बैंक अकाउंट में जो पैसे रखे जाते हैं विदेशों में, जो एक प्रकार से हेवन बन चुके हैं, उसके संबंध में विस्तार से विषय रखा था। और पहली बार G20 समिट में सभी देशों ने मिलकर के इसको एक गंभीर समस्या माना था। उसको टेररिज्म फंडिंग होता है, ये भी चर्चा आई थी। और आज दुनिया के देश जानकारियां देने के लिए तैयार हुए हैं। भारत ने कई देशों के साथ एग्रीमेंट किया है कि ऐसे देशों में जो पैसे आएंगे तो आने वाले समय में हमें वो रियल टाइम जानकारी देंगे। और 2019 के बाद ये करीब करीब रियल टाइम जानकारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और इसलिए ब्लैक मनी को वापस आना ही पड़ेगा। सर, आपके सारे स्पीचेस 2013 से जो भी स्पीचेस थे, 2G, 3G, CWG, दामाद जी, इस पे आप स्पीच पर स्पीच दे रहे जाते, लेकिन ये लोग तो अभी भी लोधी गार्डन में सैर करते नजर आते हैं। कोई जेल नहीं गया? ऐसा है कि जमानत भी तो है, जो जमानत पर है वो शायर कर सकते हैं, कानून रोकता नहीं है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि इस देश का फर्स्ट फैमिली जिसको बड़ा बोला जाता था, 4 पीढ़ी से जिन्होंने देश को राज किया है, उनको जमानत पर निकलना पड़े, और वो भी पैसों की हेरा फेरी में। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। और जो सेट ऑफ पीपल है जो उनकी सेवा में लगे हैं, वो ऐसी चीज़ों को दबाने में लगे रहते हैं और चीज़ों को उभारने में लगते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस देश के भूतपूर्व वित्त मंत्री, उनको आज अदालत के चक्कर काटने पड़ते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है इसलिए उनको तकलीफ हो, इस पक्ष के हम नहीं हैं। तो ये वेंडेटा नहीं है? इस पक्ष में हम कभी नहीं हैं। हम मानते हैं कानूनन प्रक्रिया में जो निकलेगा वो मोदी हो तो मोदी को भी भुगतना पड़ेगा, वरना देश चल नहीं सकता है। और इसलिए न हमारा किसी व्यक्ति से संबंध इसमें कोई लेना देना है, न किसी संस्था से लेना देना है। मेरिट के आधार पर डिपार्टमेंट प्रोफेशनली काम करें, अदालत जो फैसला सुनाए उसके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन देश ज़्यादा इंतजार करना नहीं चाहता है, और इसलिए ऐसी चीज़ें लटकनी नहीं चाहिए। इंतजार नहीं करना चाहता, इसीलिए मोदी जी को वोट दिया, ये कहते हैं लोग। लेकिन 5 साल लग गए और अभी भी कुछ हो नहीं रहा। ये देश को विश्वास है कि 5 साल में इतना सारा हुआ है, इसलिए मोदी पर ज्यादा भरोसा है। चलिए, जीएसटी के मामले में इसको राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स या फिर ग्रैंड स्टूपिड थॉट कहते हैं। क्या आप मानते हैं कि टैक्स इंप्लीमेंटेशन में कमियां रह गई, इसलिए काफी रोल बैक करना पड़ा? और इस टर्म को आप कैसे कहते हैं, गब्बर सिंह टैक्स जो है, मतलब जबरन कोई टैक्स लगाया जाए?